Good morning, my dear students. All of you are welcome to Jain Rozgar classes. I am K. Bhardwaj. Continue your class, particularly that I have started yesterday. So you know very well the topic which I have started, pronoun. तो आप सारे बच्चों को पता है कि हम लोग कल प्रोनाउन शुरू किए थे और प्रोनाउन बहुत ही मज़ेदार जो है आपका ग्रामर का टॉपिक है और इसमें आप लोगों को सिर्फ सुनना रहता है, कुछ समझना रहता है, लेकिन नोट तो कुछ करना नहीं रहता। तो भाई कम से कम जो है इसे समझने के लिए सही तरीके से आप पूरे अपने इंद्रियों को केंद्रित करें। यू कंसंट्रेट पार्टिकुलरली ऑन माय लेक्चर and what I am going to share with you, the information is related to pronoun, and yesterday I talked to you or taught you personal pronoun, and I have also discussed how personal pronouns can be used as subject, as object. Today I am going to continue the same personal pronoun, but I have segregated personal pronoun from पॉजेसिव प्रोनाउन। तो भाई पॉजेसिव प्रोनाउन कोई पार्ट नहीं होता है, मैं एक बार क्लियर कर दूं। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोनाउन, दिस इज ए पार्ट ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो याद रखें कि पॉजेसिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के एक पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम इसे शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा पर्सनल प्रोनाउन का जो चार्ट है उसको मैं बताऊं कि पर्सनल प्रोनाउन टोटल 7 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 7, है ना। जिस प्रकार से महासागर 7 हैं, है ना, जिस प्रकार से महादेश 7 हैं और संगीत की ध्वनियाँ 7 है, सुरों की जो है धुन जो है आपके 7 हैं और आपके बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, सप्त ऋषि हैं। तो उसी प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन मात्र 7 होते हैं और ये 7 पर्सनल प्रोनाउन आपके जितने भी नाउन हैं सारे नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। सारे नाउन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से संगीत के 7 स्वर आपके जो है पूरे संगीत को रिप्रेजेंट करता है और सप्त ऋषि पूरे संसार को शिक्षित करते हैं, ज्ञान से सुवासित करते हैं, उसी तरीके से 7 जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब है कि पर्सनल प्रोनाउन की जो अवस्थाएं हैं, द स्टेट्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, वो स्टेट्स माय डियर स्टूडेंट्स स्टैंड इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स, इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स। तो मैं इसमें से आपका टेबल बना दूं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू फॉर्म अ टेबल। तो मैं यहाँ सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस की बात कर रहा हूँ। किसका बात कर रहा हूँ? नॉमिनेटिव केस का। ठीक है, दूसरा बात मैं जो करूँगा वो है ऑब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का। और तीसरा जो बात करूँगा मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव का। और चौथा जो बात करूंगा वो पॉजेसिव प्रोनाउन का। किसका बोलो? पॉजेसिव प्रोनाउन का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है 4 अवस्थाएं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये 4 अवस्थाएं जो उत्पन्न होते हैं, है ना, ड्यू टू पर्सनल प्रोनाउन। अगर पर्सनल प्रोनाउन नहीं हो तो हम यहाँ पर इस तरीके का टेबल बनाने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, अभी जो टेबल हैं ये निर्धारण करते हैं आपका सारे स्टेट का, है ना, अवस्था का। तो अब है कि पर्सनल प्रोनाउन में आपका फर्स्ट पर्सन में आई आता है और बी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही आता है, सी आता है, और जो है आपको मैंने कल बताया था ईट आता है। क्या आता है? ईट आता है और दे आते हैं। ठीक है, प्लुरल फॉर्म में। इसका ऑब्जेक्टिव केस में आपको मैं बता दूं मी
अस है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, सी का हर है, और ईट का ऑब्जेक्ट ईट होता है, और दे का देम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माय डियर, है ना। मी का जो है माई होता है, अस का आवर, और यू का योर, और हिम का हीज होता है, और हर का हर, और इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, और देम का देयर होता है। ठीक है, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का जो निर्माण होता है ड्यू टू पर्सनल प्रोनाउन, अगर पर्सनल प्रोनाउन नहीं हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है कि आखिर जो है नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों का जन्म जो है या डेरिवेशन जो होता है वो प्रीवियस टॉपिक के आधार पे होता है। क्योंकि अगर नाउन ना हो तो फिर उसे रिप्लेस करने की ज़रूरत ही क्या है, तब प्रोनाउन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जब नाउन और प्रोनाउन नहीं हो तो फिर एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्रासंगिकता जो है खास करके आपका ये जो है रिलेवेंस जो आप कह रहे हो, रिलेवेंस हर एक टॉपिक का बिगिनिंग टू एंड होता है, और देयर इज सीरियल कनेक्शन, है ना, सीरियल कनेक्शन बिटवीन वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक। ओके, तो वह यहाँ पर जो आप देख रहे हो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो आप देख रहे हो, दीज वर्ड्स हैव डेराइव्ड ड्यू टू नॉमिनेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये जो आपका नॉमिनेटिव केस है पर्सनल प्रोनाउन का, इसी के कारण आपका ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का डेरिवेशन होता है। ठीक है, अब है कि इसको हम अवस्था के रूप में देखते हैं। तो कल मैंने जो है बताया था नॉमिनेटिव केस का यूज, कि अगर सब्जेक्ट के रूप में पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं तो हम इसे जो है प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं अगर एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए मैंने कल आपको बताया था ऑर्डर 2 3 1 2 3 3 1 और 2 1 का ऑर्डर बताया था, फिर 1 2 3 का ऑर्डर बताया था, फिर 1 2 3 का प्लूरल फॉर्म का ऑर्डर बताया था। ठीक है, इसके अलावा जो है आज अभी हम पर्सनल प्रोनाउन में ही हैं, और उसका जो है पॉजेसिव प्रोनाउन की जो बात आ रही है पॉजेसिव केस का, तो माई का जो पॉजेसिव फॉर्म होता है वो माइन होता है, और आवर का आवर्स होता है, योर का योर्स होता है, हिज का हिजी होता है, और हर का हर्ष होता है, और इट्स का पॉजेसिव प्रोनाउन कुछ भी नहीं होता, और देयर का देयर्स होता है। देयर का क्या होता है, देयर्स होता है। तो अब है कि आज जो है मैं पॉजेसिव प्रोनाउन का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस का भी मैंने कल चर्चा किया था, है ना, क्या बताया था कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर हम पर्सनल प्रोनाउन को रखते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। फिर से ध्यान से सुनना, है ना, छोटी छोटी बातों को हमेशा ध्यान से सुनो और उसे अपने मस्तिष्क में जगह दो, अरेंज करो। ठीक है, मैंने बताया कि पर्सनल प्रोनाउन का अगर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना हो तो उसे हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद करते हैं। कहाँ करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। और नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हम ट्रांजिटिव वर्ब के पहले करते हैं। मतलब जब कभी भी सब्जेक्ट के रूप में लेना हो पर्सनल प्रोनाउन का तो वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है, कर्ता कारक में होता है, और वर्ब के बाद लेते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो ये जो स्वरूप आप देख रहे हो ये स्वरूप हमें तभी मिलेगा जब हम ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसको रखेंगे या प्रीपोजिशन के बाद रखेंगे। किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद। ये दो जो है बातों को ध्यान में रखो कि ट्रांजिटिव वर्ब प्रीपोजिशन के बाद अगर हमें रखना पड़े पर्सनल प्रोनाउन को तो पर्सनल प्रोनाउन इस स्वरूप को ग्रहण कर लेते हैं, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, और सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो कार्य का संपादन करता है। तो वाक्य में जो भी कर्ता होता है कार्य का संपादन होता है ना। या ऐसे कह सकते हो कि क्रिया जिस सब के बारे में कुछ कहता है या करता है वो व्यक्ति क्या होता है या वस्तु क्या होता है या वो नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ, पॉजेसिव एडजेक्टिव की चर्चा तो नहीं करूंगा अभी, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन का चर्चा करूंगा।
ठीक है। तो पजेसिव प्रोनाउन का चर्चा करने के लिए हम तुम्हें यहाँ लेकर के आए हैं और आज हम चर्चा विशेष रूप से पजेसिव प्रोनाउन पे करेंगे, ठीक है। तो पजेसिव प्रोनाउन में माय डियर स्टूडेंट्स जो चर्चा का विषय है वो आपको मैंने बता दिया। कौन कौन सा वर्ड है? माइन है, योर्स है, हर्स है, देयर्स है, आवर्स है और मैंने एक छोड़ा इट्स को, ठीक है। अब है कि पजेसिव प्रोनाउन की खासियत है कि जब भी वाक्य में हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद कभी भी हम नाउन का प्रयोग नहीं करते। पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं और अगर ऐसा करते हैं तो दिस विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। तो अब है कि यहाँ पर देख लो कि आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन का प्रयोग किया गया और माइन के बाद नाउन का प्रयोग किया गया और अभी आपने बताया कि नाउन का प्रयोग पजेसिव प्रोनाउन के बाद नहीं करना है ना। पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं, जो नहीं करना है वही किया अगर जाए तो वैसे अवस्था में वो वाक्य को क्या करेगा? गलत कर देगा। ये वाक्य गलत है ना। अब है कि अगर इसको लिखना ही था तो आप इसे लिख सकते थे, दिस इज माइन बुक नहीं लिख करके आप इसे लिख सकते थे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अगर आप इस तरीके से लिखे होते तो आपका वाक्य गलत नहीं होता और अपना ये सिद्धांत को भी फॉलो करता, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करना है तो हम नाउन को ले कहाँ जाएं? तो नाउन को हम क्या करते हैं? पहले व्यवस्था कर देते हैं। हाँ, तो यह किताब मेरी है। अब यहाँ देखो उसी तरीके से गलती यहाँ किया गया, दिस इज योर्स बुक। तो ये भी वाक्य क्या है बोलो? गलत है। इसे भी लिखना चाहिए था दिस बुक इज योर्स, है ना, दिस बुक इज योर्स, है ना, दिस बुक इज योर्स। ये किताबें, यह किताब आपकी है, ठीक है। अब यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है आवर, योर, हर। अब यहाँ पर जो यूज कर रहे हो हम लिख सकते हैं नाउन के साथ पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग के साथ हम नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आवर, योर, हर, देयर, इट आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव, जो मैंने अभी टेबल में आपको दिखाया। नाउन इज यूज्ड आफ्टर। अब है कि जो है पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे दैट इज माई कार। तो ये वाक्य सही है क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव है। माई जो है आपका पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आप नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ माई और योर दोनों जो आप देख रहे हो, ये दोनों के दोनों शब्द आपके एडजेक्टिव हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो अब एक चीज़ तो समझ में आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में अंतर होता है। पजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ नाउन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन अपने साथ नाउन को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो दीज टू थिंग्स यू मस्ट कैरी इन योर माइंड और पुट इन योर माइंड, ठीक है। इफ यू क्लियरली क्लैरिफाई दीज कॉन्सेप्ट्स देन यू विल बी एबल टू यूज देम प्रॉपरली। अनदर थिंग आप देख सकते हो कि मैं एक छोटा सा बात बता रहा हूँ कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, पजेसिव एडजेक्टिव और आपका इसके साथ आने वाला जो नाउन होता है वो इक्विवेलेंट होता है पजेसिव प्रोनाउन का। किसका बोलो? पजेसिव प्रोनाउन का। ये बहुत मज़ेदार बात मैं बता रहा हूँ कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जो नाउन होते हैं दोनों मिल जाते हैं, तब ये पजेसिव प्रोनाउन के बराबर होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन के बराबर होते हैं। ये बात याद रखोगे। अब यहाँ पर इस चीज़ को साबित करने के लिए हमें अलग से एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल देखो यहाँ लिखा है ना, कि दिस बुक इज माइन। तो बताओ कि माइन क्या है? माइन किस चीज़ को रेफर कर रहा है? किताब को रेफर कर रहा है। तो दिस बुक इज माइन, माइन क्या है? यहाँ कॉम्प्लीमेंट है ना। और दिस बुक क्या है? बोलो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है, ये क्या है? बोलो कॉम्प्लीमेंट है ना। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा होगा, कॉम्प्लीमेंट किसके लिए काम कर रहा है? बोलो सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है, क्योंकि जो है इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद आने वाला नाउन जो होता है वो प्रोनाउन
वो कॉम्प्लीमेंट का काम करता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। दूसरी बात और जान लो कि अगर किसी नाउन के लिए कोई प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट का काम करता है तो आपस में भाव के अनुसार वो बराबर होते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, है ना, तो यहाँ पर जो मेरा चीज़ है वो मेरा है क्या, बोलो, किताब है ना। तो किताब जो कहा गया दिस बुक इज माइन, तो माइन इक्वल टू दिस बुक और दिस बुक इक्वल टू क्या होता है, माइन होता है। अब अगर इसमें थोड़ी सी भी अगर जो है दिक्कत है समझने में, तो आपको मैं अलग से इसे फिर क्लियर कर देता हूँ कि मैंने अभी अभी बताया कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, मैंने क्या बताया, पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं, है ना, पजेसिव एडजेक्टिव और इसके साथ आने वाले जो नाउन होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं पजेसिव प्रोनाउन का। किसका बोलो, पजेसिव प्रोनाउन का। तो आप या तो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन लेकर के चलो, या जो है आपको ये नहीं लेके चलना है तो पजेसिव प्रोनाउन लेकर के चलो, है ना। अब है कि आप किसी को कहते हो माई योर बुक इज हेयर, है ना, योर बुक इज हेयर, है ना, वेयर इज योर्स, वेयर इज योर्स। तो भाई यहाँ पर योर बुक ने लिखा, क्या लिखा, योर्स। तो योर्स का अर्थ क्या हो गया, बोलो, योर्स का अर्थ हो गया योर बुक। तो मैंने क्या बताया कि पजेसिव जो प्रोनाउन होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन का। यहाँ देखो, योर क्या है, बोलो, पजेसिव एडजेक्टिव है, और बुक क्या है, बोलो, नाउन है। ये दोनों किसके बराबर हैं, योर्स के बराबर हैं। ठीक है, तो वाक्य में जो है यही कारण है कि आपका योर्स के साथ कभी भी जो है आप नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। तो अब है कि ये चीज़ें याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम फिर से जो है पुरानी चीज़ों पे चलते हैं। ठीक है, दैट इज माई कार तक के समय वेन ए वर्ब कम्स इन बिटवीन ए नाउन एंड प्रोनाउन। अब है कि जो है अगर किसी वर्ब का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के बीच में होता है तो पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। जब किसी वर्ब का प्रयोग किया जाता है किसी नाउन और प्रोनाउन के बीच में, है ना, तो आप देख लो कि यहाँ जो है योर्स भी जो है आपका क्या है, बोलो, नाउन है। ठीक है, और यहाँ भी जो है प्रोनाउन है, और माइन भी क्या है, बोलो, प्रोनाउन है। तो वैसे अवस्था में यहाँ जो वर्ब का प्रयोग किया गया तो बिटवीन यहाँ पर भी प्रोनाउन है ना, और यहाँ भी क्या है, बोलो, प्रोनाउन है। तो कहता है कि अगर नाउन और प्रोनाउन के बीच में करते हैं वर्ब का प्रयोग तो आने वाला जो आपका प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन पजेसिव केस में होता है। तो यहाँ आपने लिखा योर्स इज द बेस्ट, माइन द वर्स्ट, माइन इज द वर्स्ट नहीं लिखा, माइन द वर्स्ट। ठीक है, अब है कि इसका वर्ब भी यही निहित है। ठीक है, तो आप योर्स इज द बेस्ट, माइन द वर्स्ट, आपका बेहतर है और मेरा क्या है, सबसे खराब है। तो यहाँ पर माई इज द बेस्ट अगर लिख दोगे तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ माइन के जगह पे कभी भी आप माई का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बहुत गुड़ चीज़ होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है छिछले तरीके से सुपरफिशियल मैनर में बी स्टडी जनरली, बट व्हाट इज द essential thing that we should know for the purpose of solving the question and getting out the sense from the given sentence. So why it is not easy to get out the sense from a sentence? Because of having shallow information regarding the topic which you generally study. So I don't denounce you, I only say you what is the important or the main theme of a topic that you are going to study should be kept in your mind, है ना। तो you should carry on the rule which I highlight। तो आपको ये बात जो है हमेशा जो मैं टिक कर देता हूँ उसे जो है ध्यान से जो है देखना और उस पर अध्ययन भी करना। ठीक है,
नेक्स्ट जो है, चलें नेक्स्ट रूल की ओर। अब है सेकेंड रूल में, वी कैन यूज ए पजेसिव प्रोनाउन एज द सब्जेक्ट। तो अब है कि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किस रूप में करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो माइन इज ए न्यू बुक, तो माइन मतलब क्या हुआ, मेरी किताब एक नई किताब है ना। तो माइन स्टैंड्स फॉर न्यू बुक, है ना। माइन इक्वल टू माई बुक, है ना। माइन इक्वल टू माई बुक, माइन इज ए न्यू बुक। तो यहाँ माइन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया, किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ देख लो जो है, आई हैव माई पेन एज वेल एज योर्स। तो यहाँ हैव के बाद जो है आपका माई पेन लिया है, जो कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है, और एज वेल एज के बाद जो योर्स लिया है ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। क्या बोलो, पजेसिव प्रोनाउन। तो भाई पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। अब है कि अगर कोई भी प्रोनाउन प्रीसीड करता है, आगे बढ़ता है, अगर कोई भी प्रोनाउन प्रीसीड करता है ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ से, तो वैसे अवस्था में हमेशा पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। यू हैव टू यूज पजेसिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ देख लो, है ना। अब है कि ऑफ जो प्रीसीड करता है किसके साथ, जो है पजेसिव प्रोनाउन से। तो ऐसे अवस्था में जो है आप ऑफ के कारण ले रहे हो, ये पजेसिव जो है प्रोनाउन किसके कारण ले रहे हो, ऑफ के। दैट पेन ऑफ योर्स इज लॉस्ट। अब है कि जो आपका कलम है वो क्या किया है, खो गया है। तो दैट पेन ऑफ योर्स, तो दैट पेन ऑफ योर्स का दो अर्थ होता है कि आपकी जो कलम है उनमें से जो है एक कलम खोया। हो सकता है कि आपकी बहुत सारी कलमें हो, उनमें से एक, दैट पेन ऑफ योर्स इज लॉस्ट, ठीक है। अब ऑफ का प्रयोग योर इज लॉस्ट अगर लिखेंगे, दैट पेन ऑफ योर इज लॉस्ट, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बोलो, योर और योर में क्या अंतर है, योर और योर्स में क्या अंतर है। योर आपका एडजेक्टिव है, क्या बोलो, एडजेक्टिव है। अब है कि यहाँ ऑफ क्या है बोलो, प्रीपोजिशन, क्या बोलो, प्रीपोजिशन। तो भाई ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव जो है नहीं रख सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, गौर से सुनना, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद पजेसिव एडजेक्टिव को नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी भूमिका नहीं निभाता है ऑब्जेक्ट का। पजेसिव एडजेक्टिव डज नॉट प्ले द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ना तो हम वर्ब के बाद सिर्फ अकेले पजेसिव एडजेक्टिव रख सकते हैं, ना ही प्रीपोजिशन के बाद रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव जो है हमेशा कहता है कि मैं वाक्य में कहीं भी खड़ा रहूं, मुझे नाउन का सहारा चाहिए, ठीक है। तो अब है कि यहाँ पर योर्स क्यों हो सकता है, योर्स जो है प्रीपोजिशन के बाद क्यों रख सकते हैं, क्योंकि योर्स जो है प्रोनाउन का काम करता है, जो नाउन के बदले में आता है, और इसे वाक्य में कहीं भी स्टैंड करने के लिए इसे नाउन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो योर्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं बोलो, मैंने बताया प्रीपोजिशन के बाद। तो अगर हम योर लिखेंगे, दैट पेन ऑफ योर इज लॉस्ट, है ना। अगर मैं लिखूं दैट पेन ऑफ योर इज लॉस्ट, है ना, योर इज लॉस्ट, तो भाई बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रीपोजिशन यहाँ ऑफ लिए हो और ऑफ के बाद कभी भी योर की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जा सकती। क्योंकि योर जो है अगर आप लेते हो, तो अब है कि योर लेते हो तो आपको योर के साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, नाउन। तो नाउन का प्रयोग तो ऑलरेडी आप पेन का पहले कर चुके हो, तो पुनः पेन को योर पेन, दैट पेन ऑफ योर पेन लिखने में आपको क्या लगता है, इसमें काफ़ी विसंगति पैदा होती है। क्योंकि जिस नाउन का सिलेक्शन आप कर रहे हो, जिस नाउन की चर्चा कर रहे हो, उसकी चर्चा तो ऑलरेडी कर चुके हो, और ऑफ के बाद जब भी हम उसे जोड़ेंगे तो संबंध बताने के लिए,
ठीक है, तो पेन का संबंध पेन से तो बनेगा नहीं, ठीक है, ध्यान दो। तो आपके जो है क्या होना चाहिए, आपकी कलमों में से एक पेन क्या हुआ है, खो गया है, तो यहाँ योर न लिख करके क्या लिखो, योर्स। अब योर्स लिखने से फायदा क्या हुआ, क्योंकि योर्स प्रोनाउन का काम किया और ऑब्जेक्टिव केस में चला गया। कहाँ चला गया, ऑब्जेक्टिव केस में। तो प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसीलिए आपका कहा गया कि भाई वर्ब के बाद भी अगर रखते हो किसी प्रोनाउन को, खास करके पजेसिव प्रोनाउन का, तो ऑब्जेक्ट की भूमिका निभाएगा। प्रीपोजिशन के बाद अगर पजेसिव प्रोनाउन को रखते हो तो ऑब्जेक्ट की भूमिका निभाएगा। अब है कि ग्रामर में एक्यूरेसी के लिए पजेसिव एडजेक्टिव का अध्ययन जो है आपको करना चाहिए ढंग से। अब देर आर सम रूल्स विच मस्ट बी फॉलोड टू इंश्योर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी व्हाइल स्टडिंग पजेसिव प्रोनाउन। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो उसमें से जो है जिसे फॉलो करना है उसे जो है आप देखें। पजेसिव प्रोनाउन आर नॉट यूज विथ वर्ड्स लाइक सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट और फेवर, है ना। ये सारे शब्दों के साथ जो है हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखोगे, ऑल ऑफ यू कीप इन योर माइंड, ये सारा वर्ड अभी याद कर लो, ऑल ऑफ यू। कौन कौन से वर्ड हैं जो अपने साथ पजेसिव प्रोनाउन को कैरी नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो है सेपरेशन, ठीक है, लीव, एक्सक्यूज माफ करना, मेंशन शामिल करना, रिपोर्ट सूचना देना, पार्डन माफ करना, और साइट ऑफ फेवर के साथ जो है हम कतई जो है आपका पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। सी नीड्स योर फेवर, है ना, सी नीड्स योर फेवर आपका जो है। अब सी नीड्स योर फेवर लिखें या सी नीड्स फेवर फ्रॉम यू लिखें, है ना, क्या लिखें। अब यहाँ जो है सी नीड्स फेवर फ्रॉम यू लिखना क्या है, बोलो, सही है, ठीक है। अब है कि सी नीड्स योर फेवर न लिख करके सी नीड्स फेवर फ्रॉम यू लिखना सही है, ठीक है। दूसरा है अपोस्ट्रोफ इज नॉट यूज्ड इन पजेसिव प्रोनाउन। कभी भी आप जो है योर्स के बाद, है ना, योर के बाद अपोस्ट्रोफिस एस नहीं ले सकते हैं, और लेते हैं तो ये अपोस्ट्रोफी एस जो है आपका पजेसिव प्रोनाउन नहीं देता है। जैसे आप यहाँ पर इट इज देखो, इट के ऊपर अपोस्ट्रोफ लिया, ठीक है, तो भाई पजेसिव जो प्रोनाउन होता है वो आपका इट्स होता है। क्या होता है, बोलो, इट्स होता है। इट्स, ये दोनों में क्या अंतर है, ये इट्स का अर्थ होता है इट इज, क्या पढ़ते हैं इसे, इट इज, और इट्स का प्रयोग जब करते हैं इस रूप में तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखोगे। अब योर्स सिंसियरली लिखते हैं, कभी भी लेटर आप लिखते थे तो क्या लिखते थे, योर्स सिंसियरली, है ना, योर्स सिंसियरली। आप जो है इस तरीके से जो है एपोस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ एपोस्ट्रोफ आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, इट्स कलर इज रेड। आप देख लो कि यहाँ इट्स कलर इस तरीके से जो लिखा गया है इसमें इज का भाव छुपा हुआ है। किसका भाव छुपा हुआ है, इज का। तो जब यहाँ भी इज होगा यहाँ भी इज होगा, नहीं संभव है ना, तो नहीं संभव है। तो इस तरीके का अगर हम राइटिंग करते भी हैं तो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो आई हैव ए कार, अब इस इट्स के जगह पे हमें इस प्रकार का पजेसिव स्वरूप लिखना है। क्या लिखना है, बोलो, जो बिना एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। तो यहाँ इट्स कलर इज रेड, ये आपका क्या है, बोलो, करेक्ट है। तो पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करने के समय कुछ सावधानियां बरतो, और नहीं तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग की बात आती है। तो सारे बच्चे को पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जिस दिशा से प्रकाश गमन करती है उसी दिशा में अगर जो है प्रकाश की किरणें वापस लौटती है, क्या बोलो, रिफ्लेक्शन, प्रत्यावर्तन। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जब बात आती है तो मैं सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित बातों को क्लियर करूं, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माय डियर स्टूडेंट्स किस तरीके से परिभाषित होते हैं
उसे आज जानो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते कैसे हैं, हाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फॉर्म। तो भाई सबसे पहले ध्यान दो, पर्सनल प्रोनाउन को दिमाग में लाओ, पर्सनल प्रोनाउन को। और पर्सनल प्रोनाउन में भी जो है मैं बता दूं किसको लाना है, पर्सनल प्रोनाउन में भी आपको लाना है पजेसिव एडजेक्टिव को। क्या लाना है बोलो, पजेसिव। अभी अभी मैंने टेबल बना के दिखाया था आप लोगों को। राइट नाउ आई हैव शोन यू द टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, उसमें पजेसिव एडजेक्टिव को स्पेशली दिखाया था। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन है बोलो जल्दी। माई, चलो आई का माई, बी का क्या होगा आवर, और ही का यू का क्या होगा योर, और सी का क्या होगा, सी का हर, सी का हर, और ही का हिज, ठीक है, और दे का देम, देयर, देयर। अब है कि इसमें से जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव में माई में जब आप क्या करते हो, सेल्फ लगाते हो। क्या लगाते हो बोलो, सेल्फ। ये सेल्फ एक प्रकार का क्या है बोलो, सफिक्स है। क्या बोलो, सफिक्स। तो जब माई के साथ हम सेल्फ को जोड़ते हैं तो आपका बनता है माई सेल्फ। क्या बनता है, माई सेल्फ। ये आपको देता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का स्वरूप। क्या देता है ना, यूज नहीं यहाँ समझना है, यहाँ स्वरूप समझो। तो कैसे जनरेट होता है, कैसे डेराइव होता है। तो जब भी पजेसिव एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं, सेल्फ लगाते हैं, माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। इसी तरीके से आवर जो है प्लुरल है, ठीक है। तो आवर सेल्फ का प्लुरल क्या हो जाएगा, सेल्फ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल्फ्स, है ना। तो आवर के साथ सेल्फ्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि आवर प्लुरल एक से अधिक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। तो सेल्फ जो नाउन का काम करेगा, प्रीफिक्स सफिक्स नाउन का, तो यहाँ पर इसका प्लुरल जब बनाओगे तो सेल्फ्स हो जाएगा। अब ये जो है रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन बनाएगा तो बन जाएगा आवर सेल्फ्स। क्या बन जाएगा, आवर सेल्फ्स। इसी प्रकार से योर से बनाओगे तो योर सिंगुलर का भी काम करता है, प्लुरल का भी काम करता है। तो योर के साथ जो है तुम दोनों चीज़ जोड़ सकते हो, सेल्फ भी ले सकते हो और सेल्फ्स भी ले सकते हो। क्या, सेल्फ भी और सेल्फ्स भी। तो इसके बन जाएंगे योर सेल्फ भी, है ना, योर सेल्फ भी बन जाएंगे और योर सेल्फ्स भी बन जाएंगे, ठीक है, योर सेल्फ्स भी। तो ये जो बनाया, तीनों स्वरूप जो बनाया है ना, वो कहाँ से बनाया, पजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में क्या किया आपने, सेल्फ सफिक्स लगा करके इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तब्दील किया। तो जिस प्रोनाउन के साथ खास करके सेल्फ लगा हुआ होता है पर्सनल प्रोनाउन के साथ, वो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देता है। अब है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डिफिनीशन नहीं हुआ, ये जो है डेरिवेशन हुआ, ये आइडेंटिटी हुआ कि जिन शब्दों के साथ सेल्फ या सेल्फ्स लगे होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इंगित करते हैं, ठीक है। दे इंडिकेट टू। अब हर है तो हर का बनाओगे तो क्या बन जाएगा, हर का बनाओगे हर सेल्फ बन जाएगा। हर का बनाओगे क्या बनेगा, हर सेल्फ बन जाएगा, है ना। और इसी तरीके से ही का बनाओगे तो यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव केस का लेकर के चलना है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है ना। तो हिम में लगाओगे सेल्फ तो हिम सेल्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हिम सेल्फ। और उसी तरीके से देयर का ऑब्जेक्टिव केस लेके चलना है तो यहाँ देयर का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है तो देम का हो जाएगा देम सेल्फ्स। क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स। तो देम सेल्फ्स क्यों हो गया, क्योंकि ये प्लुरल था। देम सेल्फ्स क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लुरल था, ठीक है। अब इस तरीके से जो आपने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का स्वरूप किस तरीके से प्राप्त होता है। तो अभी तक हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, है ना, उसमें जो बेसिक हम लोगों का पार्ट है अध्ययन का शुरुआत का, वो है पर्सनल प्रोनाउन का। तो पजेसिव प्रोनाउन भी जनरेट हुआ कहाँ से, ध्यान दो, पर्सनल प्रोनाउन से।
पॉजेसिव एडजेक्टिव भी जनरेट कहाँ से हुआ, डेराइव कहाँ से हुआ, आपका पर्सनल प्रोनाउन से। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी डेराइव कहाँ से हो रहा है, तो पर्सनल प्रोनाउन से। तो भाई जब हम एक प्रोनाउन जब पढ़ते हैं तो उससे जो है बहुत सारे जो है रूल्स और बहुत सारे नियमों के स्वरूप भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है आप बेसिक जो फंडामेंटल पार्ट है उसको पूरा मेमोरी में रखोगे, तब पता चलेगा कि हाउ द वर्ड्स which are grammatically used derive from the root word or from the basic part of the टॉपिक। तो अब है कि पर्सनल प्रोनाउन बेसिक पार्ट है, ठीक है। अगर पर्सनल प्रोनाउन को जो है प्रोनाउन से गायब कर दो तो प्रोनाउन पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनेगा। अब हम इस पर विशेष जो है आप लोगों का चर्चा करें। विशेष चर्चा के लिए चलते हैं हम अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डिफिनीशन के साथ आए पहले। तो आप कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग सफिक्स सेल्फ, है ना। अब है कि सेल्फ को ऐड कर करके हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। किसको ऐड करके, सेल्फ करके। किसके साथ जोड़ते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के साथ। तो मैंने दिखाया ना कि आप जो है पर्सनल प्रोनाउन के साथ जब सफिक्स सेल्फ जोड़ते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और सेल्फ सिंगुलर होता है ना। और सेल्फ क्या होता है, प्लुरल होता है। जब सेल्फ लगाओगे तो पर्सनल प्रोनाउन क्या करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंगुलर का काम करेगा, और सेल्फ लगाओगे तो प्लुरल का काम करेगा, ठीक है। तो अब है कि यहाँ पर हिमसेल्फ आपका क्या है, बोलो सिंगुलर है, लेकिन देमसेल्फ्स क्या है, बोलो प्लुरल है। सिंगुलर हो गया क्योंकि सेल्फ लगा हुआ है तो सिंगुलर है ना। और यहाँ पर देमसेल्फ्स है तो क्या हो गया, बोलो प्लुरल है। तो सेल्फ और सेल्फ्स के कारण आपका सिंगुलर और प्लुरल होता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करने के लिए तैयार हो जाओ, बी रेडी टू यूज, ठीक है। तो इट इज यूज्ड आफ्टर सम वर्ड्स लाइक एक्विट, अवेल, रिकंसाइल, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, एडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड और अब्सेंट एंड एंजॉय। तो ये सारा वर्ड आपको याद रखोगे, है ना। इसमें से जो बेटा मूल रूल है यही है रिफ्लेक्सिव का। और प्रोनाउन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नियम से पूछा जाता है, इसलिए ये तो याद कर लो, है ना। कौन कौन सा वर्ड है, एक्विट है ना, अवेल है, रिकंसाइल है, आपका अम्यूज है ना। एक्यूट मतलब क्या होता है, छोड़ देना, किसी को मुक्त कर देना। अवेल होता है लाभ उठाना, रिकंसाइल होता है समझौता करना, अम्यूज का अर्थ होता है आनंद उठाना, रिजाइन का अर्थ तो जान ही रहे हो, अवेंज का अर्थ होता है बदला लेना, एडेप्ट का अर्थ होता है क्या, बोलो अनुकूलित होना, ठीक है। एडजस्ट का अर्थ होता है व्यवस्थित, प्राइड का अर्थ होता है गौरवान्वित होना, एब्सेंट और इंजॉय तो जानते हो। ये सारे शब्दों को टोटल कितना वर्ड है, 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 11 वर्ड्स हैं, ठीक है। और मैं एक आध वर्ड और जोड़ दूं अभी, है ना। इंट्रोड्यूस है ना, इंट्रोड्यूस है। तो इंट्रोड्यूस के बाद भी जो है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वन शुड अवेल वन सेल्फ। अब है कि यहाँ देख लो, अवेल शब्द का एग्जाम्पल लिया तो वन शुड अवेल वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब इसका अर्थ देख लो, अवेल के बाद वन सेल्फ लिया, है ना। और ऑफ कहाँ से आया, क्योंकि अवेल जब भी लोगे तो ये अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेकर के चलता है। अगर ऑफ नहीं दोगे तो अवेल शब्द का प्रयोग आप वाक्य में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वन शुड अवेल वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो किसी को भी लाभ उठाना चाहिए अवसर का। किसका लाभ उठाना चाहिए, किसी को अवसर का स्वयं लाभ उठाना चाहिए, है ना, स्वयं, ठीक है। स्वयं लाभ उठाना चाहिए। बीच लाइफ गिफ्ट्स, जो जीवन देता है, तो जीवन जो अवसर देता है उस अवसर का लाभ किसी को भी उठाना चाहिए। इफ अब्सेंट यूज्ड एज वर्ब। अब है कि अब्सेंट का प्रयोग अगर वर्ब के रूप में होता है तो आप ये लिखते हो, सी अब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द क्लास, है ना। सी अब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द क्लास। अब है कि सी अब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास अगर लिखते हैं, अब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, अब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, तो ये वाक्य गलत होगा बेटा, है ना। दिस सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट, ये आपका कभी सही नहीं होगा,
है ना। क्यों? क्योंकि absent भी शब्द जो है अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, इसलिए आपको यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखना होगा। अगर हर सेल्फ रखोगे तो क्या होगा, सही होगा, और अगर हर सेल्फ नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, वाक्य गलत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा जितना भी जो है वर्ड दिया है सारे वर्ड जो है अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। आई एंजॉयड द पार्टी, है ना, ये वाक्य सही है। अब है कि मैं बोलूं कि आई एंजॉय इन द पार्टी, ठीक है, तो अब है कि आई एंजॉय द पार्टी और आई एंजॉय इन द पार्टी में क्या अंतर है। अगर मैं तुम्हें पूछ दूं कि आई एंजॉय द पार्टी, है ना, एंजॉय द पार्टी, और दूसरा वाक्य है बेटा आई एंजॉय इन द पार्टी, है ना, आई एंजॉय इन द पार्टी, दोनों वाक्य में क्या अंतर है। तो अंतर है ये कि एंजॉय ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है ना। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी करता है। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो अब है कि एंजॉय के बाद पार्टी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये ग्रामेटिकली जो है आपका वाक्य क्या है बोलो, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर एंजॉय के बाद जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर खाली है बेटा, है ना, ये रिक्त है, एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। आई एंजॉय और इन जो लिया गया प्रीपोजिशन उसके लिए पार्टी ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हुए अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं कैरी कर रहा है, इसलिए गलत हो गया। अब है कि एंजॉय कहता है कि मुझे रिफ्लेक्सिव चाहिए, जब भी चाहिए रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो ये वाक्य इस तरीके से जो लिखा गया ये आपका क्या है बोलो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना। और इसे करेक्ट बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा आई इंजॉयड माई सेल्फ, है ना, क्योंकि आई का प्रयोग सब्जेक्ट में किया गया इसलिए यहाँ माई सेल्फ लेंगे। तो अब हो गया क्या बोलो, ये सब्जेक्ट हो गया, इंजॉयड क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इंजॉयड क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब को माई सेल्फ क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब बाकी को जो आगे बढ़ाने के लिए क्या लिया, इन का प्रयोग किया और यहाँ पार्टी लिया, तो पार्टी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्टी ऑब्जेक्ट किसका हो गया बोलो, इनका हो गया, ठीक है। तो ये वाक्य क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ब, है ना। इसलिए वो सारे वर्ब जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले करके चलते हैं उसे रिफ्लेक्सिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, रिफ्लेक्सिव वर्ब। तो ये सारा जो वर्ब था जिस पर चर्चा मैं कर रहा था, है ना, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैं जो चर्चा कर रहा था एक्यूट से ले करके जो है ये सारे वर्ड्स का मैंने कहा कि आप जो भी ये वर्ड्स हैं इसे जो है लर्न कर लोगे। एक्यूट से लेकर के अवेल, है ना, रिकनसाइल, अम्यूज, है ना, रेवेंज, एडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, absent एंड एंजॉय, all these words are very important and these verbs are known as reflexive verbs। अब इसे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने साथ आवश्यक तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैरी करता है, ठीक है। अब वन शुड अवेल देख लो, वन सेल्फ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैरी कर रहा है, ठीक है। आई कट माई फिंगर माई सेल्फ, इफ द डोर इज अफेक्टेड बाय द एक्शन एंड द रिजल्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई कट माई डोर माई फिंगर माई सेल्फ, मान लो कि जो है कोई कहता है कि मैंने अपना उंगली खुद काट लिया, तो यहाँ कट माई फिंगर माई सेल्फ, आई कट माई फिंगर माई सेल्फ जो है बेटा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ये आपका इम्फेटिक प्रोनाउन है। क्या बोलो, इम्फेटिक प्रोनाउन है ना, ये आपका इम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। और ये जो बातें की जा रही है ना, ये निरर्थक है, इसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, और है भी यहाँ लिखा तो ये अप्रासंगिक तरीके से लिखा है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एम्फेसाइजेस द एक्शन और स्किल,
तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब करते हैं जब सब्जेक्ट पे एम्फेसिस देना होता है। किस पर देना होता है बोलो? सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब सब्जेक्ट पर जब भी जोर देना होता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब है कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे कुछ और चर्चा मैं करूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करने के लिए देखो बेटा, जब सब्जेक्ट के बाद अगर जो है ट्रांजिटिव वर्ब लेते हैं और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो काम करता है वो किसके लिए काम करता है जानते हो? सब्जेक्ट के लिए। क्या किसके लिए बोलो? सब्जेक्ट के लिए। और सब्जेक्ट पे क्या करने के लिए बोलो? इम्फेसिस देने के लिए। क्या देने के लिए? इम्फेसिस। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, एक चीज़ और बताओ कि क्रिया के प्रभाव को ट्रांसफर भी करता है। क्या करता है बोलो? क्रिया के प्रभाव को। तो अब है कि क्रिया का प्रभाव, यहाँ क्रिया है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? यहाँ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट जो है खुद प्रभाव न झेल करके ये जो है ट्रांसफ़र कर देगा सब्जेक्ट के ऊपर। तो जब कोई प्रोनाउन खुद के लिए काम ना करके सब्जेक्ट के लिए काम करता है तो वैसे प्रोनाउन को भी आप क्या कहते हो? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हो। क्या कहते हो? When the effect of an action is transferred on the subject, तो जो ट्रांसफ़र करता है सब्जेक्ट के ऊपर क्रिया के प्रभाव को, उस प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। दूसरी बात, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है ना, उसी प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं अगर जो है इसका प्रयोग जो है सब्जेक्ट के ठीक साथ हो जाए या वर्ब के पहले। ठीक है, तो वर्ब के पहले अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का स्वरूप आता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाता है, वो इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्फेटिक प्रोनाउन। अब है कि आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, है ना, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, ठीक है, टू the HR of the company, HR of the company। तो कंपनी के HR को मैंने खुद परिचय दिया, है ना, मैंने खुद परिचय दिया। तो आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, तो माई सेल्फ किसके लिए आ रहा है? आई के लिए आ रहा है, तो इंट्रोडक्शन तो आई दिया और इसका प्रभाव भी किस पर पड़ेगा? आई के ऊपर पड़ेगा। यहाँ माई सेल्फ क्या है बोलो? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या बोलो? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर वर्ब। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा वर्ब की बात करते हैं। और इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा वर्ब के पहले और ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। ध्यान देना, अगर जो है सब्जेक्ट के बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और उसके बाद आपका वर्ब आ रहा है, ठीक है, तो बेटा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता है। क्या होता है? इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। क्या होता है? इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, ये याद रखना। सब्जेक्ट के ठीक बाद अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का स्वरूप होता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम नहीं करता है, वो इम्फेटिक प्रोनाउन का काम करता है, जो सब्जेक्ट के ऊपर क्या देता है? इम्फेसिस देता है। जैसे आई माई सेल्फ हैव इनवाइटेड यू, है ना, इनवाइटेड यू। तो बेटा यहाँ पे हैव के पहले आया, इनवाइटेड के पहले आया। यहाँ पे आई माई सेल्फ में माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, इम्फेटिक है। क्या है बोलो? इम्फेटिक प्रोनाउन। तो आपको सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है और इम्फेटिक क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आता है और इम्फेटिक प्रोनाउन वर्ब के पहले
या भर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद आता है, भर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद, यहाँ देखो भर्ब के पहले आया है इसलिए इम्फेटिक है, या भर्ब का ऑब्जेक्ट देखो यू के बाद, अगर माई सेल्फ को यहाँ से हटा करके यू के बाद रख दो, आई हैव इन्वाइटेड यू माई सेल्फ, है ना, तो भी वो क्या होगा, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, आई हैव इन्वाइटेड यू माई सेल्फ, आई हैव इन्वाइटेड यू माई सेल्फ। तो अग है कि माई सेल्फ अगर हम रखते हैं यू के बाद रखते हैं तो ये माई सेल्फ भी इम्फेटिक कहलाएगा, क्योंकि माई सेल्फ भी किस पर जोर देने के लिए, आई के ऊपर जोर देने के लिए किया गया है। इसलिए ये चीज़ याद रखो कि इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग भर्ब के पहले या भर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग भर्ब के ठीक बाद करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गया। ठीक है, अब है कि जो चीज़ें और क्लियर करनी है उसमें आ जाओ। अब है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है क्या करने के लिए करते हैं, नाउन को डेमोस्ट्रेट करने के लिए करते हैं, है ना। तो जब कभी भी हमें नाउन को डेमोस्ट्रेट करना होता है तो नाउन यू नो वेरी वेल कि नाउन तो काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं, सिंगुलर और प्लुरल होते हैं। तो इनके स्वरूपों को दिखाने के लिए डेमोस्ट्रेटिव जब प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी दो फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में और प्लुरल फॉर्म में। जब हमें किसी ऐसे नाउन को दर्शाना है जिसका स्वरूप जो है एक व्यक्ति या वस्तु के लिए इंगित करने के लिए होता है, तो उसके लिए हम जो है दिस या दैट का प्रयोग करते हैं, और एक से अधिक के लिए अगर करना हो तो दीज या दोज का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट टुवर्ड समथिंग स्पेसिफिक विद इन ए सेंटेंस। तब किसी वाक्य के अंतर्गत कोई चीज़ को स्पेसिफिक बनाने के लिए हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस का देख लो यहाँ पे, दिस दैट दी दो सच वन, ये सारे जो है आपके डेमोस्ट्रेटिव जो है प्रोनाउन हैं। ठीक है, और ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में खास करके ये सारे जो है नाउन को स्पेसिफिक बनाने के लिए करते हैं। अब दिस का प्रयोग हमको सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ए पेन, अब है कि दिस क्लोजनेस दर्शाने के लिए करते हैं। यहाँ सिंगुलर पेन क्या बोलो, सिंगुलर, और सिंगुलर नाउन के लिए क्या लेते हैं, दिस क्या दर्शाता है, दो चीज़ें, एक तो क्लोजनेस दर्शाता है, दूसरा जो है किसी चीज़ के सिंगुलर स्वरूप को दर्शाता है। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे जो है दीज की बात जब करते हैं तो दीज का भी प्रयोग प्लुरल नाउन के लिए करते हैं, है ना। तो दीज का प्रयोग जो है प्लुरल नाउन के लिए करते हैं। जैसे यहाँ देख लो, दीज आर पेन्स, तो यहाँ पर जो है पेन्स के लिए जो है दीज का प्रयोग किया गया है। और दूरी सूचक के लिए हम करते हैं दैट का प्रयोग, दैट इज अ पेन। आपको दूरी सूचक के लिए, कोई वस्तु अगर दूर है तो उसके जो है लिए दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन दूरी सूचक में दैट जो है सिंगुलर का काम करता है। और दूरी सूचक में दोज जो होता है, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, है ना, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो अब है कि वो सुंदर फूल हैं। अब ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए यहाँ दोज का प्रयोग किया गया। तो डेमोस्ट्रेटिव आपका जो प्रोनाउन होता है दिस, दैट, दीज, दोज और सच होता है। ठीक है, और ये सारे जो है नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नाउन को, जिसमें कुछ नज़दीक को दिस दैट दिस जो है आपको क्लोजनेस दर्शाने के लिए, दीज क्लोजनेस दर्शाने के लिए होता है। और दैट और दोज का प्रयोग हम डिस्टेंस दर्शाने के लिए करते हैं, जो चीज़ें आपसे दूर होती है ना। दिस का प्लुरल जो है दीज होता है और दैट का प्लुरल दोज होता है। और सच का प्रयोग सिंगुलर, प्लुरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सारी चीज़ों के लिए करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको पॉजिटिव प्रोनाउन सारे बच्चों को समझ में आया, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी समझ में आया। ठीक है, और आपको डेमोस्ट्रेटिव तो पहले से पता है। ठीक है, और डेमोस्ट्रेटिव की कुछ विशेष चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे, और अपना जो है अध्ययन कंटिन्यू रखो। ठीक है, और काफ़ी मज़े के साथ अध्ययन करो। जय हिंद।